तो आप जो गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तो बर्बाद कर ही रहे हैं। अब जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे सवाल खड़ा करके संविधान को उल्टा पलटी करना चाहते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, इजराइल की गवर्नमेंट वैसा ही बिल लेके आई है और पूरी दुनिया में इजराइल के खुद दूतावास जो है ना, वहाँ तक में हड़ताल हुई है। इजराइल में आग जली हुई है इस वक्त। तो उसी किस्म की यहाँ पर अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे थे ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी की भूमिका बनाना इन्होंने शुरू किया। तो आज के दिन में ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये कहें कि संविधान की रक्षा करना है तो इन लोगों को 2024 के चुनाव में दोबारा नहीं जीतने देना चाहिए, ये हम आह्वान कर रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न है देश के आवाम का, जनवाद तो उसको चाहिए, संविधान तो उसको चाहिए, लेकिन उसको रोटी चाहिए, उसको रोज़गार चाहिए, उसको छत चाहिए, उसको पेंशन चाहिए। ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर इस सरकार ने पानी फेंका है। पब्लिक सेक्टर को लगातार बेचने में लगे हुए हैं और रोज़गार सृजन की बजाय रोज़गार छीने जा रहे हैं। उसके साथ साथ किसानों का 3 कानून तो लिए मजबूरी में वापस, क्योंकि यूपी चुनाव आ रहा था, लेकिन उनकी 7 मांगे जिनके ऊपर एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग बनाई, एक भी पूरी नहीं की गई है। मज़दूरों ने, जिन्होंने देश की धन दौलत को पैदा करना होता है, खदानों से, खनिजों से, कारखानों से, उन मज़दूरों को कंट्रोल करने के लिए, उनकी यूनियंस के ऊपर हमला बोलने के लिए लेबर कोड लाए गए हैं। तो अर्थव्यवस्था भी तबाह हो रही है, रोज़गार भी सृजन नहीं हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन मिस्टर मोदी के होंठ एकदम ताला लगा हुआ है। वो बताना नहीं चाहते कि अडानी का घोटाला क्या हुआ। मैम, मोदी जी तो कहते हैं ना संविधान और लोकतंत्र सबसे मजबूत हमारी सरकार में हुआ है, मोदी जी कह रहे हैं इमरजेंसी का याद। मोदी जी जो कह रहे हों उसका उल्टा मीनिंग निकाला करें। मोदी जी इसको उल्टा निकाला करें। लोकतंत्र अगर वो कह रहे हैं हमने मजबूत किया, तो समझो लोकतंत्र पे हमला है। जब उन्होंने किसानों को कहा तुम्हारे लिए भला कर रहे हैं, तो किसानों ने कहा हमने तुमसे ये भला मांगा 3 कानून, तो समझो उन पे हमला है। मजदूरों को कह रहे हैं, ट्रेड यूनियंस को बता रहे हैं हम तो बहुत बढ़िया लेबर लॉज लाए, तो मजदूर और उसकी यूनियन से ज़्यादा कौन जानता है कि वो बढ़िया हैं लॉ कि उनका गला घोटने वाले लॉ हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री ने कहा हम आदिवासियों का भला करेंगे, उसी दिन एक नया कानून आ गया था आदिवासियों को बेदखल करने का। इसलिए प्रधानमंत्री जो दावा ठोके उसका उल्टा मीनिंग निकालिए और फिर समझ लीजिए कि मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया। डिग्री के मांग रहे हैं। हाँ जी, डिग्री बड़ा लोग मांग रहे हैं आजकल मोदी की। आप तो पढ़ी हुई है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं तो विश्वविद्यालय में पढ़ी हूँ, जौन से साल गिनाए जा रहे हैं। जो साल में आपने पास किया भाई, जो भी वो क्लेम कर रहे हैं, जिन सालों में वो डिग्रियां क्लेम कर रहे हैं, उन्हीं सालों की मैं बात कर रही हूँ। मेरे कोलीग्स थे सब, अरुण जेटली मेरे कोलीग थे, हमारा संघर्ष भी चलता था, हम लोगों की आपस में दोस्तियां भी होती थी स्टूडेंट लीडर्स की। उसी पीरियड के अंदर जितने लीडर्स हैं, NSY के हों, ABVP के हों, समाजवादी युवजन सभा के हों, हमारी ISF के हों, या इंडिपेंडेंट कोई लीडर्स हों, खुद ABVP को बनाने वाले, उनके चार्ज रहने वाले भी मौजूद हैं और जिंदा हैं। उनमें से कोई सामने आए ना, रजत शर्मा आए ना सामने, जो आपकी अदालत चलाते हैं, वो क्यों नहीं आके बताते कि क्या सच है? हल्फनामा दे दे आके। श्रीराम खन्ना बनाया ना, अरुण जेटली को भी बनाया, रजत शर्मा को भी बनाया, बाद में पिंकी आनंद को भी इलेक्शन लड़वाया। तो पिंकी आनंद प्रैक्टिस कर रही है, एडवोकेट है, वो आके बता दें। नरेंद्र मोदी नाम के कोई RSS के कार्यकर्ता बड़े सक्रिय थे यूनिवर्सिटी में और पढ़ते थे और डिग्री हासिल किए, चाहे डायरेक्ट रेगुलर से चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से, इनमें से कोई भी हमें बता दे। मैं तो इन सबको पहचानती हूँ, अपने सारे एडवर्सरीज को जानती हूँ। हाँ, मोदी तो नहीं थे उस टाइम, मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं थे, वो ABVP के सक्रिय कार्यकर्ता नहीं थे। मैं RSS की बैकग्राउंड के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि हमारी भिड़ंत होती थी ISF और ABVP की। उस भिड़ंत के अंदर हमें मालूम रहता था कौन क्या है। इनके यहाँ तो बहस भी ये चली थी कि अरुण जेटली जो है वो ABVP RSS बैकग्राउंड का नहीं है, उसको ड्यूसू प्रेसिडेंट का कैंडिडेट मत बनाओ। वो वाइस प्रेसिडेंट बनाया था इन्होंने, अगले साल प्रेसिडेंट लड़ना चाहता था। इन्होंने कहा RSS बैकग्राउंड नहीं है, उसको मत बनाओ। तो RSS बैकग्राउंड वाले कौन
कौन कौन से सवाल उठा रहे थे मुझे मालूम है कौन। हम एक दूसरे के ऑर्गेनाइजेशंस में क्या चल रहा होता भीतर हमें मालूम डिग्री तो रहता। दिखा दी ना मोदी जी ने, कौन सी डिग्री दिखाई? और वो डिग्रियां दिखाते रहे, वो डिग्रियां दिखाते रहे, वो डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो है नहीं। और जो गुजरात की भी दिखा रही उसमें ढेरों स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, और वो संडे के दिन बनाई गई है, 13 मार्च 1983 में बनाई गई। कोई कैंपस संडे डिग्रियां नहीं बनाता है, आप डुप्लीकेट भी निकलवाने जाओ तो वो तो उस पर तो ढेरों सवाल है। जुर्माना लगा दिया जाए, 25,000 का जुर्माना लगा के। नहीं, वो जुर्माना ना जुर्माना का प्रश्न नहीं है। मिस्टर नरेंद्र मोदी ये जवाब दें। देखो, आज़ाद हिंदुस्तान इक्वल फ्रेंचाइज देता है। आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, नो इशू। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी सत्ता के किसी भी ऊंचे पायदान पे पहुंच सकता है। ये हमारी खूबसूरती है संविधान की। तो इशू ये नहीं है कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं, इशू ये है कि धोखा क्यों करते हो, झूठ क्यों बोलते हो, नकली डिग्रियां क्यों निकालते हो, चीटिंग क्यों करते हो। तो चीटिंग का केस होना चाहिए ना इन पे। कभी मैडम वो कहते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांग के खाया, फिर हाँ। कहते हैं बांग्लादेश की आज़ादी में भी वो शरीक हुए, पढ़ाई भी कर ली, 17 भी देश भी और भी चीज़ें कर दी। कैसे हो जाता है इतना सब काम कर? यही नहीं, आप और भी गिना दीजिए। ये सब कुछ बोलते हैं। फिर 7 साल की उम्र में वाडनगर स्टेशन पे इन्होंने चाय बेची, जो वाडनगर स्टेशन तब बना जब ये 24 बरस के थे 1973 में। तो वो तो प्लेटफॉर्म ही नहीं था, वहाँ तो गाड़ी नहीं रुकती थी, तो कौन से स्टेशन पे चाय बेची, वो सब कुछ ये बोलते हैं। अभी अभी एक मैंने तेलुगु अखबार देखा, उसमें कोई इन्होंने इंटरव्यू दी हुई है, पुरानी इंटरव्यू है इनकी, उसमें कहा कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। वो भी आया हमारे पास कि वो अखबार का जिसमें नरेंद्र मोदी की फ़ोटो छपी हुई है, उनका इंटरव्यू छपा हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप कम्प्लेक्स के मारे हुए क्यों हैं। जो कम्प्लेक्स का मारा होता है वो ही अपने को ऊंचा दिखाने के लिए लोगों को दबाने का काम करता है। इसीलिए मैं सीधे बोलती हूँ कि प्रधानमंत्री में डेमोक्रेसी नाम की जिसको मादा बोलते हैं वो नहीं है। मैं सीधे बोल रही हूँ, मुझे कोई शब्दों से हेर फेर करने की जरूरत नहीं है। डर किस बात का, किस बात का डर? बहुत पहुंचती है, विपक्ष आरोप लगाते लगातार कि हमारे घर ही पहुंचती है सीबीआई सिर्फ। देखिए, जो मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने विपक्ष को खामोश करने के लिए करना है वो सबके सामने कर ही रहे हैं। तो जिस दिन हमें भी खामोश करना होगा, जो करना है कर ले। कम्युनिस्ट नहीं डरता कभी भी, निडर है, बेखौफ है। हम नहीं डरते, सच बोलते हैं इसलिए डरते नहीं। मगर मैम, कानून मंत्री कहते हैं कि जो तीनों स्तंभ हैं, इन तीनों को साथ में चलना चाहिए, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और। ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। मिस्टर रिजिजू को लॉ पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, जो मेजर जजमेंट्स हुई हैं बेंच की उसको पढ़ना चाहिए। लॉ मिनिस्ट्री बना दिया, लॉ की ज्ञान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज्ञान नहीं है। धनखड़ साहब लगे हुए हैं बोलने के लिए, कोई बेसिक स्ट्रक्चर नाम की, कोर वैल्यूज नाम की चीज़ ही नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बोल रहे हैं ही इज सपोज टू डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन, और वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन की बखिया उधेड़ रहे हैं। तो ये किनको बनाते हैं? स्मृति ईरानी की डिग्रियों पे नहीं था सारे प्रश्न सूचक चिन्ह, उन्हीं को शिक्षा मंत्री बनाया था ना। तो जिसको जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है आप मंत्री बनाते, क्यों बनाते हैं? क्योंकि किसी मंत्री का कोई रोल नहीं है, होल वर्क इज डन बाय पीएम ऑफिस। एक व्यक्ति, वही प्रधानमंत्री और वही सब मंत्री, दैट्स ऑल। बाकी मंत्री नाम के लिए है। वो तो कहते हैं ना, मैं शेर अकेला खाती हूँ सब। संसद में कहते किसी को कहने की जरूरत है मैं शेर हूँ, इसका मतलब वो गीदड़ है तभी कह रहे हैं मैं शेर हूँ। क्यों बोल रहे हैं वो? अकेले भारी हो गए। लेट द पीपल जज ना, वो क्या है। मैम, उनका तो कहना है कि वो 50 साल अभी बीजेपी टिकने वाली है। ये तो अमित शाह ने पिछले चुनाव में ही कह दिया था 2019 से पहले कि इस बार जीत गए तो हम 50 साल राज करेंगे। तो ये सेंटेंस कहना और अभी भी कहना कि हम ही राज करेंगे, ये इट सेल्फ डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ईवीएम पे भी सवाल उठा। यू शुड नॉट से दिस थिंग। आप ये कहिए हम सेवा करते हैं लोगों की, लोग जरूर हमें चांस देंगे। आप तो दावा ठोक के कह रहे हो, जिसका मतलब है कि आप पूरी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो कि बन के ही रहना है, कुछ भी हो जाए तो आप कुछ भी करोगे। विपक्ष ईवीएम पे भी सवाल उठाता है जब चुनाव से पहले। ईवीएम का सवाल तो हर टाइम पे उठता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत से पत्रकारों ने टाइम पे खुलासे भी किए हैं, इंजीनियर्स ने खुलासे किए। मैं फिज़िक्स बैकग्राउंड से हूँ, साइंस की बैकग्राउंड से हूँ। मैं कह सकती हूँ एनी टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट लोग बनाएं
हर टेक्नोलॉजी, हर उसका इक्विपमेंट टेम्पर किया जा सकता है। अगर आपकी इच्छा है टेम्पर नहीं करने की, कुछ नहीं होगा। अगर आपकी इच्छा है टेम्पर करने की तो टेम्पर किया जा सकता है। मगर मैम ऐसा क्यों होता है कि जहाँ विपक्ष जीतता है वहाँ पे कहा जाता है कि न्याय से हुआ, और जहाँ बीजेपी जीती वहाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ पर मोदी को मालूम है वो सत्ता में आने ही वाले नहीं हैं, वहाँ छेड़खान कम करते हैं कि करेंगे भी तो वो तो जीत ही जाएंगे, तो कहीं हम पकड़ में नहीं आए। जहाँ मार्जिन में है, दोनों पार्टियों का पूरा मुकाबला है, अगर 1-2% हर जो है सीट के ऊपर आप उसको डिस्टर्ब कर लेते हो तो आप गारंटी कर सकते हो सफिशिएंट वोट्स की कि आप जीत सके। तो उस तरीके की टेम्परिंग का लोगों को शक है, लोगों को डाउट है। हैं? भाजपा तो मैडम अभी भी लेकिन कॉन्फिडेंट है कि 2024 में वही जीतेगी, कोई वैकेंसी नहीं है। क्योंकि उनकी सोच है लोगों को भूखा रखो, अनाज दे दो, उस पे अपना चेहरा जो है चाँप दो और फिर कुछ नोट बांटो, कुछ हिंदू मुस्लिम का तड़का लगा लो, कुछ कास्ट इक्वेशन बिठा लो, कुछ आंखें दिखा लो। वो सारा जो उनका पूरा चार्टर है ना, इलेक्शन कैसे जीतना है, वो उसको लेके बड़े कॉन्फिडेंट है, इसलिए कॉन्फिडेंट है। अगर जनता ने एक बार तय कर लिया ना, इनके सारी की सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। तो हम जनता को ही तैयार कर रहे हैं, तय करने को कह रहे हैं। विपक्ष आएगा एक मंच पे, हाँ, विपक्ष एक हो पाएगा, वक्त बताएगा। मैम कुछ पार्टियों की अभी नेशनल पार्टी होने की सदस्यता भी चली गई है, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या ये एक टेक्निकल इशू है। पैन प्रेजेंस नेशनल पार्टी कौन सी होती है? जो हर राज्य में हो, उसकी शाखाएं हो, उसके जन संगठन हो, उसकी ब्रांचेस हो, सब जगह पे उसका आंदोलन हो, वो नेशनल पार्टी है। 4 राज्यों में अगर कोई पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है, बाकी जगह उसकी प्रेजेंस नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन अपनी टेक्निकलिटी से उसको नेशनल पार्टी कहेगा। हमारी नज़र में वो नेशनल पार्टी नहीं होगी। तो एक टेक्निकल इशू है, आज नहीं आपका रिकॉग्निशन, आप 3 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड है, 4थी स्टेट में जैसे ही होंगे फिर से वो मिल जाएगा। वो बड़ा इशू नहीं, बड़ा इशू है आप पब्लिक में है कि नहीं, आवाम में है कि नहीं, लड़ रहे हैं कि नहीं, संघर्ष में है कि नहीं। सो सीपीआई की गलत निर्णय आया है, पॉलिटिकल निर्णय है, इसलिए गलत है। ये राजनीतिक निर्णय है, इसलिए गलत है। 2024 के चुनाव तक वेट कर सकते थे, नहीं किया, जल्दबाजी दिखाई। आप पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तुरंत बाद दिखाई, जैसे राहुल गांधी के लिए तुरंत 4 साल से पड़े केस को जिंदा किया, उसका फैसला कराया, विदिन 2 आवर्स उसकी एमपीशिप छीन ली। तो ये दे डू इट फास्ट ट्रैक, इसके ऊपर भी इन्होंने यही किया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं गलत हुआ, क्योंकि हम समझते हैं ये इन्होंने राजनीतिक फैसला लिया इसलिए गलत हुआ।